नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इसके पहले वाले सेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला भाग हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें कंकाल तंत्र से शुरुआत की थी। कंकाल तंत्र को थ्योरेटिकल समझाया भी था और उस पर करीब करीब 25 एमसीक्यू भी लाए थे। वो सारे के सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िएगा, कंकाल तंत्र का। आज के सेशन में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक कंप्लीट डिस्कशन आपके सामने रखेंगे, साथ में उस पर 25 सवाल भी पूछेंगे। आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे प्रश्न बहुत जरूरी होंगे। आप निश्चित रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम को कई बार पढ़ा होगा और हमने अनअकैडमी पर आपको पढ़ाया भी है। आज का सेशन नीट की परीक्षा के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, पीएनएसटी के लिए, यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही जरूरी सेशन होगा। आपकी तैयारी कितनी है ये आप पता कर पाएंगे 25 सवालों के जब हम जवाब आपको बताएंगे सेशन के समाप्ति पर। तो आपसे कितने सवाल बने ये आप देखेंगे। बच्चों, सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को लाइक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक थ्योरेटिकल डिस्कशन हम आपको पहले बताना चाहते हैं। उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करें उसके पहले एक चित्र हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आप जानते हो कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसा होता है। सांस अंदर लेता है, सांस बाहर करता है, नाक से सांस जाती है और नाक वाला हिस्सा जो है जा करके खाने वाले हिस्से से एक जगह मिलता है। ध्यान से उस चित्र को देखिएगा। और ये वाला हिस्सा जहां पर मिल रहा है ये कंबाइंड स्ट्रक्चर, मतलब इधर से सांस भी जाने की प्रक्रिया और इधर से खाना जाने की प्रक्रिया दोनों एक पाइप पर जाकर के पहुंचते हैं और ये दोनों पाइप कॉमन हो जाती हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या आप सांस लेने की प्रक्रिया और भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या दोनों एक साथ कर पाते हो? नहीं कर पाओगे। यहां पर कोई ना कोई ऐसी एक रचना होती है जिसको आज एमसीक्यू के सेशन में हम आपसे सवाल पूछेंगे कि वो रचना कौन सी है जो खाने को और सांस को अल्टरनेट करती है, यानी या तो सांस चली जाए या खाना चला जाए। फिर इसके बाद यही सांस नली एक लंबे पाइप में घुसती है और ये पाइप जो है ये ट्रैकिया कहलाती है। ध्यान से देखिए, आप गला अपना देखिए, हमारा इधर देखिए, ये वाला जो हिस्सा जो नीचे का दिखाई देता है आपको, ये ट्रैकिया वाला हिस्सा होता है। ये है ट्रैकिया। इस ट्रैकिया से सांस आगे जाती है। क्योंकि आपको पता है कि फेफड़े दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। यह पूरा का पूरा हिस्सा पाइप का दो भागों में बढ़ जाता है। दोनों अलग अलग फेफड़े में चले जाते हैं और फिर फेफड़े के अंदर घुसने के बाद ये पाइपलाइन इस तरह के एयर बैग्स बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये हैं एयर बैग। सारी की सारी हवा जो आपने खींची है, सैकड़ों एयर बैग्स, हजारों की संख्या में ये एयर बैग्स इस हवा को सुरक्षित करते हैं। इसकी रचना को एल्वियोलाई कहा जाता है। अब यदि आप अपने पेट के प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने पेट के ठीक ऊपर एक पसली देख रहे होंगे, बिल्कुल पेट के ठीक ऊपर। और ये जो पेट के ठीक ऊपर की रचना होती है, पसली जैसी दिखती है, जहां से ये पेट ऊपर वक्ष वाले हिस्से से अलग होता है, ये रचना डायफ्राम कहलाती है। और ये डायफ्राम जब आप सांस लेते हो, ये डायफ्राम में की पोजीशन में परिवर्तन होता है। आज इस पर भी हम
एमसीक्यू आपसे पूछेंगे कि डायफ्राम जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम कहाँ खिसकता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। और ये जब आपसे हम सवाल कर रहे होंगे तो चूंकि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप टेस्ट कीजिएगा फिर जवाब कीजिएगा। तो एक सामान्य सा चित्र जिसमें लेफ्ट और राइट लंग, ये लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, ऐसे ऐसे करके ये पूरी रचना होती है। आपने इसको विस्तार से पढ़ा भी होगा। जिस बात को हम कह रहे थे कि जब हम सांस लेते हैं, इस चित्र नंबर 1 को देखिए, जब सांस अंदर जा रही है, अंदर जाती है, तो ध्यान से देखिए, सांस लेने के रास्ते दोनों हो सकते हैं। नाक से भी सांस ले सकते हो आप, माउथ से भी सांस ले सकते हो। जाना दोनों को एक ही पाइप में। और जब ये पाइप में जाता है, फेफड़ा फूलता है, तो फेफड़े की साइज बढ़ती कैसे है? क्या डायफ्राम सिकुड़ता है? जरा सांस लेकर देखिए। ये डायफ्राम की रचना जो है, यदि ऐसी है तो ऐसी हो जाती है, ऊपर की तरफ धकेल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर की तरफ धकेल, ये डायफ्राम सिकुड़ता है, नीचे की तरफ सिकुड़ता दिख रहा है। और जैसे ये देखिए, टेस्ट कीजिए, तो डायफ्राम की पोजीशन में क्या परिवर्तन होता है जब आप सांस को अंदर लेते हो और जब आप सांस को बाहर निकालते हो। ये भी सवाल हम एमसीक्यू के सेशन में। डायफ्राम कब फैलेगा, डायफ्राम की संरचना में कब वो नीचे जाएगा और कब ऊपर की तरफ जाएगा, ये दोनों पोजीशन को दिखाता हुआ ये चित्र है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में पूछा गया सवाल है कि डायफ्राम जब ऊपर जाता है, देखो ये डायफ्राम ऊपर गया, दिख रहा, तीर का निशान ऊपर खींच रहा। जब ये ऊपर खींचता है तो चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो सिकुड़ती है, और सिकुड़ती है तो फेफड़े पर दबाव आता है। एक नीचे से दबाव जाता है और एक सीने में सामने से दबाव जाता है। फेफड़ा दबता है और हवा बाहर चली जाती है। यहां देखिए, यहां हवा को अंदर लेना है। जब हवा को आप अंदर लेते हो तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, स्पेस देता है, फेफड़ा फूलता है, चेस्ट फैलती है और हवा अंदर चली जाती है। इस पर बहुत सारे सवाल आज खड़े होंगे। इसके अलावा आज के सवालों में हमने फेफड़े से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों पर भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने पूरी तरह से रेस्पिरेशन को पढ़ा होगा। और वो रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसे कहते हैं, एक्सपिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, पूरे के पूरे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। माना यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि हमको ये रेस्पिरेशन पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो एक कंप्लीट वीडियो इसका थ्योरी का भी है, हम आपको लेकर के देंगे। एक प्रोसेस आपने रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन की भी पढ़ा होगा। ऊर्जा हमको कैसे मिलती है, हीमोग्लोबिन का क्या योगदान है, रेस्पिरेशन और कंबस्चन में अंतर क्या है, इन सब बातों का, बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे सवाल। रेस्पिरेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन कितने भागों में होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा है। आज उन्हीं सवालों को लेकर के आपके सामने। इसके पहले की सेशन की शुरुआत करें, आपको ये बताते चले कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दो रेस्पिरेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। टोटल एटीपी कितना बनता है, कुछ इस तरह के भी सवाल होंगे। कुछ इसके अलावा हम रोगों की भी बात करेंगे। रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका उपचार किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स का क्या योगदान है, आज इसका भी सवाल हम आज के सेशन में रखेंगे। एक रोग होता है एस्बेस्टिसिस और सिलिकोसिस, इस पर भी सवाल पूछेंगे। टेरामाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का उपयोग। अस्थमा क्या है, इसका उपयोग। कॉमन कोल्ड क्या है, इसका उपयोग। आपसे यह भी सवाल पूछेंगे कि जब आप हवाई जहाज पर उड़ते हो
या जमीन से ऊपर जाते हो, रेस्पिरेशन पर क्या प्रभाव। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे। आप उन सवालों के लिए तैयार हो जाइए। और पहला सवाल पूछे आपसे कि 2 साइकिल आपको बताना और जरूरी समझते हैं। एक साइकिल है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो, जरूरी हो। और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ना हो। दोनों प्रक्रिया। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन ना हो, स्पेलिंग चेक करिएगा। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है, सबसे ज्यादा। बस इतना पढ़िए आप। और जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो कम ऊर्जा बनती है और तभी थकान आती है। जब आपको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती तभी यहां देखिए इथेनॉल और लैक्टेट मिलती। और आपको याद होगा कि जब लैक्टिक एसिड हमारी पेशियों में जमा होता है तो हमें थकान लगती है। ये सब कुछ आप पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता तो आप हमें बताइएगा। इसका भी एक कंप्लीट सेशन हम रेस्पिरेशन का आपको देंगे। चलिए सेशन की ओर। 25 सवाल हैं, सब सवालों को करना है। एमसीक्यू सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ह्यूमन की रिस्ट, कलाई। अक्सर डॉक्टर के पास जाइए या वैद्य के पास जाइए, वो कलाई से यहां से धड़कन मापता है, पंपिंग नंबर्स गिनता है। उसी पर एक सवाल हमने बनाया कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जब आप नाड़ी पकड़िए, आप टेस्ट कीजिए, यहां भी एक धड़कन आपको दिखाई देती है। क्या ये धड़कन, हमारा सवाल है कि ये जो धड़कन आप यहां देख रहे हो, क्या ये धड़कन आपके हार्ट पर है? जवाब देना की कोशिश कीजिएगा, जल्दी में मत दीजिएगा। क्या हृदय गति से, हार्ट बीट से ये तेज है? हृदय गति से तीव्र है? प्रैक्टिकल करते चलिएगा तब जवाब दीजिएगा। हृदय गति से मंद है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या हृदय से भिन्न दर पर है? हृदय गति से भिन्न दर पर है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं या डी ऑप्शन दे रहे हैं, हृदय के समान दर पर है। मानव की कलाई में जो हार्ट बीट आपको दिखाई देती है, क्या वो हार्ट बीट हार्ट बीट से मिलजुल रही है? हृदय गति से भिन्न दर पर है, हृदय गति से मंद है, या हृदय गति से तीव्र है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल यूपीएससी ने पूछा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय गति से तीव्र, हृदय गति से मध्य, हृदय गति से भिन्न दर पर, हृदय के समान दर पर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? अच्छा सवाल ये भी, पीएनएसटी का सवाल।
सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना है? क्या वह ल्यूकेमिया है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह साइटोसिल्कोसिस है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बोन मैरो डिजीज है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एस्बेस्टोसिस है? एस्बेस्टोसिस है। सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनको एक सामान्य बीमारी होती है, क्या वह सामान्य बीमारी ल्यूकेमिया है? क्या वह साइटोसिल्कोसिस है? क्या वह बोन मैरो डिजीज है? क्या एस्बेस्टोसिस है? बच्चों, इसमें एक ही सवाल सही है, एक ही उसका उत्तर सही होगा। इस सही प्रश्न को टिक कीजिए। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पीएससी का सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है? कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बनेगी? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रेस्पिरेशन है? क्या वह फोटोसिंथेसिस है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इनगेशन है? इनगेशन माने अंतर्ग्रहण है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ईगेशन है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया ईगेशन कहलाती है। हमने आपसे पूछा इन सारी प्रक्रियाओं में ऐसी प्रक्रिया बताइए जो ऊर्जा विमुक्त करती है। क्या वह रेस्पिरेशन है? क्या वह प्रकाश संश्लेषण है? क्या वह अंतर्ग्रहण है? क्या वह बहिर ईगेशन या निष्कासन है? चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे सेलुलर रेस्पिरेशन या इसी को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिका में होने वाले श्वसन भी कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इंटरनल रेस्पिरेशन है, अंतः श्वसन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, बाह्य श्वसन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऑक्सी श्वसन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अनाक्सी श्वसन है? निम्नलिखित में से किसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है? क्या उसे अंतः श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन को बोलते हैं? क्या बाह्य श्वसन को बोलते हैं? क्या ऑक्सी श्वसन को बोलते हैं? क्या अनाक्सी श्वसन को बोलते हैं? एक ही उत्तर इसका सही है। सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर, रेस्पिरेशन के संबंध में या श्वसन के संबंध में, रेस्पिरेशन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन दे रहे, यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, यह एक
जैव रासायनिक क्रिया है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपर्युक्त सभी सही है। रिस्पिरेशन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। क्या ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं? ये हमने डी में लिखा। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? किसके माध्यम से किया जाता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हीमोग्लोबिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ब्लड प्लाज्मा है? सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। पीएनएसटी ने भी पूछा है, छत्तीसगढ़ पीएससी ने भी पूछा है, यूपी पीसीएस ने पूछा है। हीमोग्लोबिन देगा, ब्लड प्लाज्मा देगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ए एंड बी दोनों देंगे। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? क्या वो हीमोग्लोबिन है? क्या वह ब्लड प्लाज्मा है? क्या दोनों हैं या ब्लड प्लेटलेट्स है? सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर, निःश्वसन, हिंदी वाले बच्चे, निःश्वसन, अंग्रेजी में इसको एक्सपिरेशन कहते हैं, के समय ग्रहण की गई, के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का, वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? कितना, नीट का सवाल, कितना प्रतिशत? ए ऑप्शन दे रहे हैं 17% है। बी ऑप्शन दे रहे हैं 21% है। सी ऑप्शन दे रहे हैं 23% है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 0.03%। एक्सप्रेशन के द्वारा, मतलब हमने सांस लिया और उस सांस को बाहर की तरफ छोड़ा, यह कहलाई प्रक्रिया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज बाहर चला जाता है, यह बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आठवां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, फेफड़ों में यानी लंग्स में गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? किनके
लंग में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? क्या ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ब्लड के द्वारा? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एयर सेक्स या वायु कोशिकाओं के द्वारा? सी ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रैकिया के द्वारा यानी श्वास नली के द्वारा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, आर्टरीज के द्वारा। यानी जब लंग में, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होगा? क्या उस समय ब्लड काम करेगा? क्या एयर सैक्स काम करेंगे? क्या ट्रैकिया काम करेगा? सोच विचार कर, क्योंकि उत्तर प्रश्न को समझोगे तभी सही जवाब कर पाओगे। 9वां सवाल, उच्च वसन, उच्च वसन, इसको अंग्रेजी में एक्सपिरेशन कहते हैं। की प्रक्रिया में शरीर से बाहर, एक्सपिरेशन की प्रक्रिया में उच्च वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। एक्सप्रेशन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, सोच विचार करके जवाब दीजिए, क्या वह 21% है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 23% है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 17% है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 4% है? एक ही बच्चों उत्तर सही है। एक उत्तर पर सही टिक कीजिएगा। 10वें सवाल को स्क्रीन पर देखिए। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, अंग्रेजी में इसको ब्रीदिंग कहते हैं। मतलब श्वास अंदर और श्वास बाहर, सिर्फ वो प्रक्रिया जिसमें नाक से सांस जो है फेफड़े में गई और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर चली गई। दिस टोटल कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तथा श्वसन के विषय में, श्वसन माने रिस्पिरेशन, के विषय में सत्य कथन को, सत्य कथन को पहचाने। जो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो, सत्य कथन को आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन ब्रीदिंग कोशिकाओं के बाहर, जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है।
बी ऑप्शन दे रहे हैं। ब्रीदिंग में यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ब्रीदिंग एक भौतिक क्रिया है। जबकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन बायोकेमिकल माने जैव रासायनिक बायोकेमिकल क्रिया है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य। दो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, इसको आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो जब हम इस उत्तर पर आएंगे तो आपको समझाएंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है। हम ये पूछ रहे हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में सत्य कथन को पहचानिए। तो ब्रीदिंग कोशिकाओं के बाहर, जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। ब्रीदिंग में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ब्रीदिंग एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या उपयुक्त सभी कथन सही हैं? बच्चों 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, माध्यम बताना है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, बी ऑप्शन दे रहे हैं प्लाज्मा में घुलकर, सी ऑप्शन दे रहे हैं बाइकार्बोनेट के रूप में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त सभी मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के रूप में है के माध्यम से होता है, प्लाज्मा में घुलकर होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, या उपयुक्त में सब माध्यम से होता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, फिर से सवाल को पढ़िएगा, ये चित्र में हमने दिखाया भी है, दोनों की पाइपलाइन एक है। तो भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? क्या यह रचना एपिग्लॉटिस है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह रचना ट्रैकिया है,
क्या यह रचना लैरिंग्स है और क्या यह रचना नन है? इसमें से कोई नहीं। जब आप खाना खा रहे हो तो सांस भी लेने की कोशिश करो यदि, तो दोनों काम नहीं होता। दोनों कामों को अल्टरनेट करने के लिए कि पहले एक काम हो जाए फिर दूसरा काम हो, एक विशेष रचना पाई जाती है। उसमें से क्या है ये आपको बताना है। 13वां सवाल, हीमोग्लोबिन के विषय में हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये ऑप्शन दे रहे, यह लौह युक्त प्रोटीन है, यह लौह युक्त प्रोटीन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका निर्माण हीम पिगमेंट तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। ग्लोबिन प्रोटीन से। सी, यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लौह युक्त प्रोटीन है, इसका निर्माण हीम पिगमेंट तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं। 14वां सवाल, उसका भी 13वें सवाल का कोई एक सही है, एक जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य में दायां फेफड़ा, दायां मतलब राइट लंग, कितने पिंडों में विभाजित होता है? अब देखिए, यह सवाल पीएनएसटी ने पूछा और जो थ्योरी पढ़ते हैं उन्हीं को पता होगा। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? ए ऑप्शन दे रहे 3 में है, बी ऑप्शन दे रहे हैं 2 में है, सी ऑप्शन दे रहे हैं 1 में है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 4 है। मनुष्य का जो राइट लंग होता है कितने पिंडों में बटा होता है? यह सीधा सीधा सवाल हमने आपसे पूछा। 15वां सवाल, एम्फीसीमा एक रोग है। बीमारी का
संबंध। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, किडनी से इसका संबंध है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका संबंध कंठ से है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका संबंध लंग से है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि इसका संबंध हार्ट से है। एम्फीसीमा एक बीमारी है। अभी जब हम क्लास लाइव कर रहे थे उसके पहले जब आपको थ्योरी समझा रहे थे समझाया है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? किडनी से है, कंठ से है, लंग से है या हार्ट से है? 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर, मतलब फेफड़े के ऊपर, लंग्स के ऊपर कौन सी झिल्ली चढ़ी रहती है? कुल मिलाकर के हम ये पूछना चाहते हैं, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? हमने कहा फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली चढ़ी होती है या कौन से झिल्ली की कवरिंग होती है, ये कुल मिलाकर के सवाल पूछा है। यदि आपने संरचना पढ़ी है तो उत्तर जवाब आप दोगे। क्या उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह म्यूकस मेम्ब्रेन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऑक्सी मेम्ब्रेन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्रेब्स मेम्ब्रेन है? फेफड़ों की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली लंग्स के ऊपर चढ़ी होती है, यह सवाल हमने पूछा। क्या वो प्लूरा मेम्ब्रेन है? क्या वह म्यूकस मेम्ब्रेन है? क्या वह ऑक्सी मेम्ब्रेन है? क्या वो क्रेब्साइकिल है? इन चार ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन करने की कोशिश कीजिएगा। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर। किसके ऑक्सीडेशन से? 17वां सवाल, किसके ऑक्सीडेशन से? ऑक्सीकरण से। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रेस्पिरेशन कहा जाता है या श्वसन बोला जाता है? किसका ऑक्सीडेशन हो जाए और उसके ऑक्सीडेशन के बाद उस पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन बोल दें, सोच समझकर जवाब कीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्लूकोज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह माल्टोज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह शुगर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कि शुगर, माल्टोज और ग्लूकोज तीनों है? क्या उपर्युक्त तीनों है? सही जवाब कीजिएगा। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन बोला जाता है? क्या वो ग्लूकोज है? क्या वो माल्टोज है? क्या वो शुगर है? क्या उपर्युक्त तीनों है? 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ऑक्सी श्वसन का मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता। एरोबिक
BI से। एरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको जरा संभाल के जवाब दीजिएगा। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 35 एटीपी है, 35 एटीपी। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 38 एटीपी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 36 एटीपी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 11 एटीपी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है यह बताना है आपको। 35, 38, 36 या 11। 19वां सवाल, जब अनॉक्सीश्वसन की क्रिया अनाक्सी का मतलब हो गया एनाइरोबिक। अंग्रेजी वाले बच्चे, एनाइरोबिक श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है। माने बैक्टीरिया और फंजाई में होती है, कवक में होती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फर्मेंटेशन है, क्या वह किण्वन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डायफ्रांक्स रिएक्शन है, डायफ्रांक्स रिएक्शन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्रैब्स साइकिल है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं नन। इसमें से जितनी क्रियाएं लिखी गई उसमें से कोई नहीं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा होती है, तो उस रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? क्या वो फर्मेंटेशन है, क्या वो डायफ्राम रिएक्शन है, क्या वो क्रेब्स साइकिल है, या जितना लिखा आपने उसमें से कोई नहीं। बच्चों 20वां सवाल, गहरी सांस। गहरी सांस का मतलब है तेज से आप सांस लीजिए, ऐसा लंबी सांस, गहरी सांस। गहरी सांस लेने पर, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? मतलब जब आप रिलैक्स होकर के सांस लेते हो तो एक ट्रिप में कितनी सांस लेते हो, यह सवाल था। क्या ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये 3.5 है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 1.5 है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 4.5 है। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 6 है। सब में लीटर लिख लीजिएगा, कितने लीटर है यह सवाल पूछा गया। गहरी सांस, सांस को सामान्य नहीं कि आप सिकुड़ कर ले रहे हो, गहरी सांस, आप पूरी ताकत से सांस लिया। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण करते हो, यह सवाल था। 21वां सवाल, टोटल 25 सवाल है और अभी सवालों का डिस्कशन भी आपको समझाएंगे क्यों। तो इन 25 सवालों में 21वां, 5 सवाल और बचे। 21वां सवाल, क्रेब्स साइकिल की क्रिया
क्रेब्स साइकिल की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? कुल मिलाकर के हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, वो होता कहाँ है? क्या वह, ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह माइटोकॉन्ड्रिया में है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह लंग्स में होती है, यानी फेफड़े में होती है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हार्ट में होती है, हृदय में होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रेस्पिरेटरी डक्ट यानी ट्रैकिया में होती है? क्रेब्स साइकिल की पूरी क्रिया होती कहाँ है, यह आपको बताना है। 21वां सवाल, 22वां आपके स्क्रीन पर अब रहा। जब मनुष्य कार्य करता है, थ्योरी में अभी हमने इसको समझाया है, यूपीएससी में यह पूछा गया सवाल है, आगे आ भी सकता है, रेलवे में भी एक बार पूछा है। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में, तो मसल्स या मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड का विखंडन, पायरुविक एसिड का विखंडन किसमें हो जाता है? जब मनुष्य कार्य करता है तो मसल्स में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड का विखंडन होता है, किसमें होता है, यह सवाल था। ए ऑप्शन दे रहे हैं, जल में विखंडित होता है। यदि आपने क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल को गहराई से पढ़ा होगा तभी उत्तर बनेगा बी, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ब्लड में? जब मनुष्य कार्य करता है तो मसल्स में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड क्या करता है, पायरुविक एसिड आया कहां से है, यह भी आपको जानना होगा। क्या आपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को विधिवत पढ़ा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 23वां सवाल आपके स्क्रीन पर, फेफड़ों में कितने लीटर, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 9 लीटर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 11 लीटर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 5 लीटर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 7 लीटर है? कितनी गैस जितनी आप लेते हो उसमें से कितनी गैस आपका फेफड़ा सह सकता है, अधिकतम सीमा यह आपको बताना है। क्या 9 लीटर है, क्या 11 लीटर है, क्या 5 लीटर है, क्या 7 लीटर है? 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर, ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ऑक्सीजन के ग्रहण
एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं हीमोग्लोबिन पर, हीमोग्लोबिन पर। बी ऑप्शन दे रहे हैं हृदय की क्रिया पर, वर्किंग ऑफ हार्ट पर। हार्ट की क्रिया विधि पर। सी ऑप्शन दे रहे हैं लंग्स पर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं आर्टरीज पर, आर्टरीज पर या धमनियों पर। ऑक्सीजन को ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा डिपेंडेंट किस पर आधारित है? यह सवाल है। हीमोग्लोबिन पर है, हार्ट की क्रियाविधि पर है, लंग्स पर है या आर्टरीज पर है? 25वां सवाल आपके स्क्रीन पर। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, अंग्रेजी वाले बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूर्ण होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया सेल्स में होती है। सेल्स में जब पूरी होती है तो चक्र कितने हैं ये आपको बताना है। क्या चक्रों की संख्या 2 है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या चक्रों की संख्या 3 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या चक्रों की संख्या 4 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या चक्रों की संख्या 6? सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा, कोशिकीय श्वसन हो रहा, चक्र कितने हैं? चक्रों की संख्या आपको बतानी है। और इस तरह से ये 25 सवाल हमने आपसे पूछे। अब उत्तर की बारी है। उत्तर की ओर बढ़ें उसके पहले 3 सवाल आपको स्पेशली आप हमें पर्सनली मैसेज करके इनके उत्तर बताइए। ये ना तो हम सभी से पूछ रहे हैं, जो पर्सनली बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए 3 प्रश्न अलग से दे रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करें कि ये उत्तर हमारे पास तक भेजें। पहला सवाल यह है कि ऑक्सी श्वसन या जो पीएससी मेंस की कॉपी लिख रहे हैं, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, यदि वो सवाल आता ऑक्सी श्वसन यानी इसको अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रक्रिया कहाँ होती है? एक तो ये बताना है, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए इसको। प्रक्रिया कहाँ होती है? पूरी प्रक्रिया बताइए। ये पीएससी मेंस वालों के लिए। और ऑब्जेक्टिव में जो बच्चे वनडे एग्जाम देते हैं, पीएनएसटी की परीक्षा दे रहे हैं, नीट की परीक्षा दे रहे हैं, वो ये बताएं कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती कहाँ।
दूसरा सवाल है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? पहले तो इसका जवाब दीजिए और इस पर 50 शब्द का नोट्स बनाइए। तीसरा एक और सवाल हमारे दिमाग में उठ रहा है कि वो रासायनिक अभिक्रिया बताइए। 2 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। इन दोनों के बीच की कॉमन क्रिया कौन सी है? नीट का सवाल, कॉमन क्रिया कौन सी है? इसको लिख करके आप हमें व्हाट्सएप पर बताइएगा कौन सी क्रिया है। ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण के बीच की क्रिया। पीएससी वाले बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उस क्रिया पर 100 शब्द लिखें। चौथा सवाल हमारा है कि एक स्वस्थ, बस अंतिम सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय के धड़कन की औसत दर, एवरेज रेट पूछ रहे हैं। सवाल फिर से पढ़िएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय के धड़कन की औसत दर होती है। ऑप्शन भी दे रहे हैं, 82 पर मिनट। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 71 पर मिनट। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 72 पर मिनट और फिर दे रहे हैं 68 पर मिनट। तो ये 4 सवाल पीएससी मेंस की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए है। इस पर भी पीएससी वाले बच्चे मेंस की जो कॉपी लिख रहे हैं वो मेंस पर सवाल लिख सकते हैं। यूपीएससी की जो मेंस लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं इस पर सवाल। या नोट्स बनाने वाले बच्चे जो 9th और 10th के हैं वो भी इस पर सवाल लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब बारी है आपकी मेहनत की कि आपसे कितने सवाल बने। आइए फटाफट उनका जवाब बताते हैं आपको, क्यों और कैसे। पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा था उस सवाल पर आते हैं कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। आप अपनी नाड़ी देखिएगा, नाड़ी स्पंदन करती है तो वो जो नाड़ी का स्पंदन होता है डॉक्टर इसीलिए पता कर सकता है कि वास्तविक हार्ट की पोजीशन क्या है, हार्ट की स्थिति को जानता है। आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, चोरी किया है, उसके कारण धड़कन बढ़ी हुई है, यानी हृदय के समान दर पर चलती है। दूसरा सवाल, सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को कौन सी बीमारी होती है? यह बीमारी जो है साइटोसिल्कोसिस कहलाती है। इस पर भी एक बार पीएससी मेंस पर लिखाया गया है, साइटोसिल्कोसिस, याद कर लीजिएगा। साइटोसिल्कोसिस होती है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है? तो
ऊर्जा विमुक्त ना तो प्रकाश संश्लेषण में है, ना इंगेशन में है, ना इगेशन में है, सिर्फ श्वसन की प्रक्रिया में होती है। निम्नलिखित में से किसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, चौथा सवाल, सेलुलर रेस्पिरेशन को अंतः श्वसन के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर भी बढ़िया नोट्स बनाया जा सकता है। इंटरनल रेस्पिरेशन, कई पीएससी मेंस की कॉपी लिख रहे बच्चे हमें मैसेज किए हैं कि सर सवाल को दिया करिए, तो ये सवाल आप खुद तैयार करो। चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो यूपीएससी वाले और पीएससी वाले बच्चे एक बेहतरीन नोट्स, या 9th और 10th 11th के बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बढ़िया नोट्स बनाएं, और जो पीएनएसटी की नीट की परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहे बच्चे हैं वो बढ़िया नोट्स तैयार करें। बिना नोट्स तैयार किए आपका सवाल नहीं होगा। और ये भी पीएनएसटी वाले बच्चे ये सुन लो, ये आपके फाइनल प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब चैप्टर बाय चैप्टर फिजियोलॉजी का हर चैप्टर उठाते जाएंगे और हर इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताते जाएंगे। 5वां सवाल, श्वसन के संबंध में सत्य कथन को पहचान कीजिए। तो इसमें श्वसन के संबंध में यह एक जैव राशि बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें भोजन का ऑक्सीडेशन भी होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये आप जानते हो, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड प्लाज्मा के द्वारा भी होता है। कैसे होता है ये प्रक्रिया पढ़ लेना, आपकी किताब में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी इसका उत्तर सी सही होगा। इसके बाद 7वां सवाल आता है। 7वें सवाल में निःश्वसन यानी एक्सपिरेशन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का एक्सपिरेशन के समय, इंस्पिरेशन के समय, इसको बच्चों इंस्पिरेशन पढ़ना, इंस्पिरेशन, इसको क्या कहेंगे? निःश्वसन, या मतलब कुल मिलाकर के ऑक्सीजन अंदर है। इंस्पिरेशन के समय ग्रहण की गई वायु की कितनी मात्रा होती है? तो जो वायु का परसेंटेज वातावरण में है वही परसेंटेज होता है, वही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। ऑक्सीजन 21 की 21 जाती है, ये याद रखिएगा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो फेफड़ों में, अभी चित्र में, पीछे चित्र में दिखाया है, वायु कोशिकाओं के द्वारा होता है। 8वां सवाल, एयर सैक्स बनाए थे, ऐसा चित्र करके बनाया है ना, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बनाया। ये सब की सब वायु कोशिकाएं हैं, ये एयर सैक्स कहलाती हैं, तो इसको करिएगा। 9वां सवाल एक्सपिरेशन पर है। एक्सपिरेशन पर 9वां सवाल, इसमें जो परसेंटेज होगा वो 17% होगा। श्वासोच्छ्वास, देख ध्यान रखिएगा, जब आप निकालते हैं तो ऑक्सीजन 21 गई थी, 21%, उसमें से बाकी उपयोग कर लीजिए, कितनी की गई? 18, 19, 20, 4% आपके अंदर गई, फिर से 17% बाहर आती है। 10वां सवाल जो था वो 10वां सवाल, इसमें सारे के सारे कथन सही है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के विषय में सारे कथन सही हैं, पढ़िएगा इसको। समय ज़्यादा हो गया इसलिए जल्दी से उत्तर बताते हैं। उपयुक्त सभी माध्यमों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन से प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। भोजन निगलते समय श्वास मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? तो ये रचना एपिग्लॉटिस है, ये सांस की नली है, ये माउथ है, ये नाक है आपका, और जब ये दोनों जाते हैं तो यहाँ पर एक रचना मिलती है, यही रचना कहलाती है एपिग्लॉटिस। तो इसको पढ़िएगा। 13वां सवाल है हीमोग्लोबिन का, इसमें लौह युक्त प्रोटीन है। असत्य कथन है कि इसमें सब कुछ सही है, ए बी सी तीनों सही है, यानी इसमें से कोई नहीं, यही इसका सही ऑप्शन होगा। 14वां सवाल था हमारा कि इसमें मनुष्य के राइट फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? इसका सही जवाब होगा 3, इसका संरचना पढ़िएगा। 15वां सवाल था एम्फीसीमा बीमारी का संबंध किससे है? पक्का है, एम्फीसीमा लंग्स में होती है। 16वां सवाल है फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इसके ऊपर प्लूरा मेम्ब्रेन पाई जाती है। 17वां सवाल था किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन बोला जाता है? तो ये
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उससे ऊर्जा बनती है। 18वां सवाल था कि इसमें टोटल जो फायदा होता है वो 38 एटीपी का होता है। 19वां सवाल था कि इसमें ये जो प्रक्रिया होती है ये फर्मेंटेशन की कहलाती है। फर्मेंटेशन पढ़ लीजिएगा इसको, फर्मेंटेशन। पीएससी मेंस वाले बच्चे इस पर नोट्स बना सकते हैं। एक 20वां सवाल, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है। 20वां सवाल तो याद रखिएगा 3.5 लीटर होती है। 21वां सवाल, क्रेब्स साइकिल की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जब मनुष्य कार्य करता है तो मसल्स में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण हो जाता है, टूट करके बनता है। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है, याद कीजिएगा अधिकतम क्षमता 5 लीटर होती है। 24वां सवाल, ऑक्सीजन के ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर है। 24वां सवाल, यह हीमोग्लोबिन पर निर्भर है। 25वां सवाल, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के ऊपर कितने चक्रों में पूर्ण होता है, तो 2 चक्र हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल यानी 2 चक्र होते हैं। तो बच्चों इस तरह से 25वें सवाल और ये 4 महत्वपूर्ण सवाल आज आपको करने हैं। यह हमारा सेशन 5 बजे लाइव होता है, जैसा कि आपको पता है। लाइव सेशन के दौरान हम आपसे जुड़े होते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो ठीक 5 बजे आप हमसे मिलिएगा। कोई आपका की दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा। तो बच्चों इन 25 सवालों के साथ और पीएससी के मेंस के सवालों के साथ आपको छोड़ रहे हैं। आप हमारे साथ सेशन में जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए वीडियो के साथ 1 दिन के अंतराल के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।